धन्यवाद आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी। सृष्टि के प्रारंभ से ही स्त्री के विविध रूप इस संसार रूपी रंगमंच पर दृष्टिगोचर होते हैं। स्त्री को भारतीय संस्कृति में पूजनीय माना गया है और यदि समाजशास्त्र का अध्ययन करें तो देखेंगे परिवार की संकल्पना में मानव समाज ने जब साकार रूप धारण किया तब मातृसत्तात्मक परिवार होते थे, यानी माता परिवार की मुखिया और संचालक होती थी। क्योंकि आज परिवार का जो भी स्वरूप हो परंतु परिवार की रीढ़ आज भी स्त्री ही है, किंतु प्रकृति ने उसका जीवन ऐसा बनाया है कि आयु की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अलग अलग तरह के परिवर्तन उसमें आते रहते हैं और हर अवस्था की उसकी एक अलग समस्या है। तो कैसे एक महिला आने वाले परिवर्तनों में योग की शक्ति का कवच धारण कर सामना कर सकती है, आइए जानते हैं भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान आदरणीय श्री देशराज जी से। बीच में आसनों का प्रदर्शन करेंगी डॉक्टर उजाली सोमानी अकोला से और श्रीमती निशा शर्मा नागपुर से। श्री देशराज जी। मंत्रोच्चारण करेंगे, पहले मन से बोला जाएगा, पश्चात आप अनुकरण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, ईश्वर की कृपा से नागपुर की इस पवित्र भूमि पर आप जैसी दिव्य आत्माओं के द्वारा आयोजित इस दिव्य कार्यक्रम की आपको बहुत बहुत शुभकामना। अगर कोई अब हमें 1 घंटा चीज़ों को सीखना है, अगर कोई पीछे अनकम्फर्ट फील कर रहा है इस वजह से कि उनको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, डेमो दिखाई नहीं देगा, तो ये जो बीच की गैलरी है ना, इसमें वो आराम से आके अपने आप कर्मबद्ध तरीके से वो बैठ सकते हैं। क्योंकि आप जब आएँ तो आपका तार मेरे से जुड़ना चाहिए पूरी तरह से। और मैं एक बात कहा करता हूँ कि ये कार्यक्रम महिलाओं का कार्यक्रम नहीं, एक बहुत बड़ा यज्ञ है। जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं पीछे बैठे हैं, उनको मैं नज़र ही नहीं आ रहा हूँ। बहुत बड़ी गैलरी है ये, इसमें अपना पंक्तिबद्ध नीचे बैठ जाओ। आपको देखा ना गुरुकुल के अंदर, अभी कल हम सब नीचे ही बैठेंगे। ये 1.5 फुट ऊपर बैठने से कौन सा हम बड़े हो जाएंगे। बैठना तो लेफ्ट साइड पुरुष बैठ जाएंगे और राइट साइड माताएं बैठ जाएंगी, ठीक है ना। हाँ हाँ, जो भी बैठना चाहते हैं तेजी से आ जाइए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि व्यवस्था में कुछ ना कुछ एक लाइन पुरुषों की हो जाएगी। पुरुष लोग यहाँ बैठ जाएं, पुरुष लोग यहाँ बैठ जाएं, यहाँ जाएं पुरुष लोग, महिलाओं को बैठने दें यहाँ पर, क्योंकि ये कार्यक्रमों में महिलाओं की प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी। आ जाइए जल्दी से, बस 1 मिनट के अंदर एडजस्टमेंट कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा नज़दीक आने से। यहाँ भी बैठ सकते हैं, आगे की पट्टी पर भी, हाँ बैठ जाइए। क्योंकि केवल मैं कुर्सियों पे भीड़ देख करके खुश नहीं होना चाहता। मैं 1 घंटा आपसे सीधा वार्तालाप करूँगा और जिसके पास डायरी पेन है वो अपना डायरी पेन खोल करके रखेंगी। जिनका कोई प्रश्न बनेगा तो वो बाद में अपना प्रश्न कर पाएंगे। क्योंकि कार्यक्रम जब तक रोचक ना हो, कुछ उससे सार्थकता ना हो, तो आनंद नहीं आता कार्यक्रम को अटेंड करने में। बाद में आपको लगेगा कि आपका समय और ऊर्जा व्यर्थ चली गई। आइए, आज की जो चर्चा है इसका नाम होगा माँ पर योग कीर्तन, माँ का योग कीर्तन। आज का प्रोग्राम क्या है? ऊंचा बोलो, आप तो बोलो, माँ का योग कीर्तन।
अब माँ का योग कीर्तन है तो पहले 5 मिनट माँ की महिमा, फिर बेटी पर, फिर माँ पर, और फिर महिला और पुरुष सब पर। ये 4 हिस्सों में इसको बांटेंगे। वास्तव में माँ क्या है? माँ शब्द, माँ के अंदर एक खिंचाव है, एक आकर्षण है, एक मिठास है, एक ममत्व है। एक आप देखेंगे कि माँ शब्द बोल, एक होता है मोम, बोलते मोम, आजकल बोलते हैं ना बच्चे, हाँ, लेकिन आप यकीन मानना कि जो शब्द माँ के बोलने में आनंद आता है वो मोम और मम्मी बोलने में आनंद, ठीक है ना। कहते हैं मेरे भगवान ने इस धरती का जब यह सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि में एक धरती बनाई, धरती को सजाया, इसमें जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, सब पहाड़, पौधे, लताएं, फूल, वृक्ष सब लगा दिए, खूब जीव जंतु बना दिए। लेकिन शायद मेरे ईश्वर को अधूरापन लगा सृष्टि में, तो उसने सोचा कि यहाँ पर प्यारे ईश्वर के दूत देवताओं के रूप में जब तक खेलते हुए नजर ना आए तो ये धरती सजेगी नहीं। और मेरे ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति का निर्माण किया, उस देवता का नाम मानव रखा। हम और आप देवता रूपी मानव इस धरती के ऊपर उस ईश्वर ने भेजे। और जब इस मानव के निर्माण की बात आई तो बनाए कैसे? कोई चीज बनाने के लिए आपको कोई मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस मानव की कृति के लिए मेरे ईश्वर ने मेरी माँ के शरीर को विशेष रूप से उपयोगी बनाया। कहते हैं कि उस ईश्वर का जो अंश है, उस विश्व शक्ति का एक अंश जब मानव देह धारण करने हेतु इस धरती पर पहला कदम रखता है तो उसे मेरी माँ के गर्भ की आवश्यकता पड़ती है। और ये नियम किसने बनाया बोलो? मेरे ईश्वर। ऊंचा बोलना है आपको। आज जब तक आप मेरे साथ नहीं दोगे ना तो मैं आनंदित होकर के नहीं बोल पाऊंगा। बोलो ये नियम किसने बनाया? और मेरे ईश्वर ने जब ये बनाया, स्टैंप लगा करके साइन कर दिए, और साइन करते भगवान जी फंस गए। भगवान जी कैसे फंसे? कि अब भगवान का भी मन करता है मैं भी अवतार लेकर के धरती पर आऊं। तो अब अगर ईश्वर को भी मानव देह धारण करके इस अवतार लेना पड़े इस धरती पर, तो उसको भी मेरी माँ के गर्भ की आवश्यकता पड़ेगी। वो इस नियम को तोड़ नहीं सकता। अब इसका दूसरा अर्थ निकला क्या? मेरी माँ की शक्ति। मेरी माँ के अंदर वो शक्ति है जो भगवान को भी जन्म दे सकती है। अब माँ की महिमा देखिए आप। मेरी माँ है जो उस भगवान को जन्म दे सकती है। मेरी माँ है उस भगवान को जिसको अपने वक्ष स्थल से अमृत रसपान करा करके उसकी पालना कर सकती है। मेरी माँ है जो उस भगवान को अपने आंचल में खिला सकती है। माँ, देखो आप बताओ शक्ति की देवी कौन है? ऊंचा बोलना है, ऊंचा बोलो। दुर्गा माँ। दुर्गा क्या क्या आपकी सहेली लगती है? ऐसे ऐसे नहीं बोलना, ये गलत बात है। बोलो दुर्गा, शक्ति की देवी कौन? माँ दुर्गा। बोलो माँ दुर्गा। शक्ति की देवी कौन? ज्ञान की देवी कौन? ज्ञान की देवी कौन? धन की देवी कौन? इनके हिस्से में क्या आया? आप बताओ। तो असली खजाना किसके पास? मेरी माँ के पास। मैं कहा करता हूं, कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, लेकिन मैं कहता हूं मेरी माँ सृष्टि की रचयिता है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ है वो जो 9 महीने अपने गर्भ में रख करके बच्चे के शरीर का गठन करती है, रचना वो करती है। रचयिता मेरी माँ है। कहते हैं भगवान विष्णु पालनहार है, यही कहते हैं ना। मैं कहता हूं मेरी माँ पालनहार है, जो अपने गर्भ में रख करके अपने खून से मेरी पालना करती है, और जन्म के बाद अपने वक्ष से अमृत रस पान करके मेरी पालना करती है। और पहली ग्राई भी वही मुझे खिलाना सिखाती है और कोई नहीं सिखाता।
तो मेरी माँ के अंदर ब्रह्मा की शक्ति है, मेरी माँ के अंदर विष्णु की शक्ति है, मेरी माँ शक्ति की प्रतीक है, मेरी माँ ज्ञान की प्रतीक है, मेरी माँ संपदा की प्रतीक है। मेरी माँ है वो जो मेरे जन्म पर प्रसव पीड़ा सहन करती है। मेरी माँ है वो जो बच्चा अगर रात को सोता नहीं तो साथ में मेरी माँ सारी रात जागकर बच्चे को सुलाती है। मेरी माँ है वो जो बच्चा अगर रात को बिस्तरे को गीला कर दे तो स्वयं गीले में लेट जाती है और बच्चे को बोलो सुख। मेरी माँ है वो जो पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार करती है। मेरी माँ है वो जो पूरे परिवार को भोजन करा के स्वयं सबसे बाद में करती है। मेरी माँ है वो जिसको त्याग की देवी कहते हैं। मेरी माँ है जो पूरे परिवार की धुरी है। तो बोलो माँ से बड़ी कोई अगर कोई शक्ति इस धरती पर है तो आप मुझे उसका नाम बता दो, नहीं तो मानना होगा आपको कि माँ से बड़ी कोई शक्ति इस सृष्टि में हो ही नहीं सकती। माँ मेरी पूजनीय है, माँ मेरी देवी है, माँ ही मेरी भगवान है, माँ ही मेरी पहली शिक्षिका है, माँ ही मेरी पहली निर्देशिका है। सब कुछ मेरे जीवन में कौन है बोलो? मेरी माँ है। आप सीरियस क्यों हो गए? आपको तो फक्र होना चाहिए अपनी ताकत पर। बोलो है कि नहीं? हाँ, हाथ उठा के बोलो ना, बोलो है कि नहीं? है। फिर अगर मेरी माँ जो इतनी बड़ी शक्ति का भंडार है, उसका रूप इतना बड़ा है, अगर वो माँ बीमार हो तो क्या अच्छा होगा? अगर एक माँ घर में बीमार होती है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। रसोई हिल जाती है, घर अस्त व्यस्त हो जाता है। उस दिन चद्दर की तय करके रखने वाला कोई कपड़े कोई धो नहीं सकता, प्रेस उस दिन हो नहीं सकती, खाना उस दिन बन नहीं सकता। घर में ऐसा लगता है जैसे अंधेरा छा गया हो जिस दिन मेरी माँ बीमार। बोलो अगर परिवार को सुखी और अच्छा देखना चाहते हो तो किसका स्वस्थ होना जरूरी? बोल दो जरा ऊंची आवाज में, मेरी माँ का। तो मेरी माँ का स्वास्थ्य के रहस्य में पूरे परिवार का स्वास्थ्य छिपा हुआ है। जब माँ बीमार होती है तो माँ, देखो आज महिला रोगों पर बात हो रही है। महिला रोग और अन्य रोगों में अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो केवल इतना है कि जब मेरी माँ को प्रजनन अंगों से संबंधित दोष आते हैं तो प्रजनन अंग को महिला अंग बोल देते हैं माताओं में, और उनसे संबंधित रोगों को महिला रोग बोल देते हैं। लेकिन प्रजनन अंगों के रोग भी तो शरीर में वैसे ही आते होंगे जैसे बाकी अंगों के आते हैं। अर्थात शरीर के अंदर जब कोई भी पॉइजनस मैटर, टॉक्सिन या जहर या यो कह लीजिए मल देर तक रुक करके प्रजनन अंगों के ऊपर प्रहार करता है और प्रजनन अंग उस प्रहार को सहन नहीं कर पाते तो माँ किसी ना किसी प्रजनन अंग से संबंधित रोग से पीड़ित होने लगती है, जिसे हम महिला रोग का नाम दे देते हैं। बोलो बात समझ में आई? चाहे उसको आप महिला मासिक धर्म से संबंधित रोग कह लो, उसको फिर हम लोग कई तरह से जानते हैं। कष्ट रज कह देते हैं, अल्प रज कह देते हैं, अतिरज कह देते हैं, अनियमित रज कह देते हैं, रजोरोध कह देते हैं, बड़े नाम हैं उनके। पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है, आपका जो यूट्रस जिसको हम कहते हैं गर्भाशय, वो अगर अपनी जगह से हिल जाए तो उसके विस्थापन की समस्या, डिस्प्लेसमेंट की समस्या, अगर वो नीचे की तरफ खिसक जाए तो उसको हम बहिर्गमन या प्रोलैप्सिस की प्रॉब्लम बोल देते हैं। अगर वहाँ पर गांठ आ जाए तो रसोली की प्रॉब्लम कह देते हैं। कैंसर हो गया तो उसको गर्भाशय का कैंसर, या उसको कई बार गर्भाशय का प्रदाह, या आप डिम ग्रंथि का प्रदाह या डिम नली का प्रदाह आप उनको बोलते हैं। कई बार आप देखते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो कई बार आप देखते हैं कि लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार स्तन का कैंसर हो जाता है, तो कई बार स्तन का फोड़ा हो जाता है। नाम जितने मर्जी दे दीजिए, लेकिन बात सीधी सी एक है कि जब दूषित पदार्थ शरीर के प्रजनन अंगों को अगर रोगग्रस्त कर देते हैं तो उसे हम महिला रोग का नाम देते हैं। उसके अंदर इनमें से हम पहले एक बेटी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में जनरली बच्चियां नहीं आती हमारी, पर मैं उसका मतलब ये मान के चलता हूँ कि मेरी माताएं तो आती हैं, और ये हिंदुस्तानी समाज है। हमें ये मानना होगा कि अगर बेटी की पहली निर्देशिका और शिक्षक और सहायक और मित्र और परामर्शदाता और डॉक्टर है तो वो उसकी, बोलो ऊंचा बोलो,
अगर धीरे बोलोगे मैं भी धीरे बोलना शुरू कर दूंगा, अरे बोलूंगा तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं, यह कुछ सुनाई, ऊंचा बोलोगे तो मैं भी ऊंचा बोलूंगा। आपका जोश मेरा जोश बनेगा। देखते हैं आप कितना जोश दिखाएंगे मुझे। बेटी के ऊपर समस्याएं कई तरह की होती हैं। मैं बात करता हूं मासिक धर्म से संबंधित। एक जब हमारी बच्चियां टीनेज में आती हैं और मासिक धर्म में उनका वो प्रवेश करती हैं इस क्रिया के दौरान, तो किस तरह की समस्या का सामना कर सकती हैं। गर्भाशय का जो शब्द है, हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी में उसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस एक अमरूद के आकार का नॉर्मल साइज के अंदर, जैसे बोलते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, 3 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा, 1 इंच मोटा, मुट्ठी आकार का कह लो आप। ऊपर इसके मूत्राशय है जिसको यूरिन ब्लैडर कहते हैं, नीचे इसका रेक्टम है जिसको मलाशय कहते हैं, उसके बीच ये रस्सियों के सहारे झूलता रहता है। इसको झूलने की आज़ादी भगवान ने दी, एक दूसरी आज़ादी दी है, इसका आकार छोटा बड़ा होता रहता है। जब माँ मासिक धर्म की पूर्व अवस्था में होती है 1-2 दिन पहले, तो इसका आकार बढ़ जाता है। जैसे मासिक धर्म से निवृत्त होती है तो सामान्य हो जाता है। जब माँ गर्भ अवस्था में होती है तो ये इसका अधिकतम आकार बड़ा होता है। जब प्रसव प्रक्रिया से संपन्न हो जाती है तो फिर ये सामान्य अवस्था में आ जाता है। इस के अंदर की दीवार पर हर महीने एक विशेष झिल्ली का निर्माण होता है जिसमें एक निश्चित मात्रा में रक्त संचित होता है। जब माँ के गर्भ में संतान आती है तो यह रक्त माँ के शरीर में आई संतान के शरीर के गठन के लिए कार्य में आता है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होती तो ईश्वर की एक प्रकृति का नियम है, ईश्वर का नियम है कि ठीक 28 दिन के बाद ये झिल्ली स्वतः टूट करके इस रक्त को बाहर प्रवाहित कर देती है। बाहर प्रवाहित होने की प्रक्रिया और झिल्ली के टूटने की प्रक्रिया मासिक धर्म कहलाती है, जिसको हम अपनी भाषा में ऋतुकाल या ऋतुरज कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं अंग्रेजी में। नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं हम इसको ऋतुकाल बोलते हैं, ऋतुरज भी बोलते हैं, मासिक धर्म भी कहा जाता है। जब मेरी बेटी टीनेज में पहली बार इस प्रक्रिया से गुजरती है तो उसको कुछ विशेष समस्या का सामना हो सकता है। जैसे एक समस्या लूँगा, अल्परज की समस्या, क्योंकि विषय बहुत लंबा है। आप चाहे 15 दिन चलाते रहो विषय नहीं पूरे होंगे, ऐसे थोड़ी होता है विषय। लेकिन जो बात करो तो उसको पूरी कर लें, अच्छे से कर लें, खिचड़ी पका के कोई फायदा नहीं है। अल्परज के अंदर क्या है, अल्परज कहते हैं कि जो सामान्य रक्त प्रवाहित होना चाहिए उससे कम प्रवाहित होना। इसी के साथ एक समस्या जोड़ दूंगा, कष्टरज। कष्टरज का मतलब होता है मासिक धर्म पीड़ा के साथ यह प्रक्रिया संपन्न होना। जब बच्ची 12-13 साल की आयु में पहुंचती है और वो मासिक धर्म में ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है तो उसको कहीं पर अल्परज और इस कष्टरज की समस्या से जब वो सामना करेगी तो उसका जो व्यवहार है वो चेंज होगा। उसको पेड़ों में वेदना होगी, उसको नितंबों और जंघाओं में वेदना होगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी अपनी, वो ट्यूशन नहीं जा पाएगी, उसको स्कूल जाने में कतराएगी वो, क्योंकि वो अपने आप को ठीक फील नहीं करती। और अगर उन दिनों एक टर्मिनल एग्जाम होते हैं बच्चों के, ये यूटी वगैरह होते हैं, आप बच्चे आपने भी पाले हैं, मैंने भी पाले हैं, आप समझते हैं। तो उन दिनों अगर ये समस्या हो तो बच्चे की पढ़ाई पर और परफॉर्मेंस पर भी इसका बोलिए बुरा असर पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? भाषा की तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर ठीक है। अब उसको अगर जब ये समस्या आएगी तो सच बतलाओ, सबसे पहले किसके पास जाएगी? माँ के पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब माँ के पास जाएगी तो दिल्ली वालों के पास तो बहुत पैसा है। मुझे पता चला कि मैंने आते आते पूछ लिया नागपुर कितना बड़ा शहर है, तो मुझे भारत भूषण बजान जी ने बताया कि यहाँ 40 लाख से ऊपर आबादी है। तो मैं समझ गया ये तो दिल्ली का ही भाई है भी, तो यहाँ भी काफ़ी होगा। हाँ तो कर दो, मैं कोई टैक्स का आदमी, इनकम टैक्स का आदमी थोड़ी हूँ। अब अगर पैसे ज़्यादा ही होंगे तो क्या करेगी माँ? माँ को जब नॉलेज ही नहीं तो माँ क्या करेगी? जब बच्ची ठीक नहीं होगी तो वो उसको किसके पास लेके जाएगी? गायनोकोलॉजिस्ट के पास। गायनोकोलॉजिस्ट क्या करेगी? टेस्ट लिखेगी, ब्लड टेस्ट लिखेगी, ये टेस्ट लिखेगी, वो टेस्ट लिखेगी। अब टेस्ट लिखने के बाद क्या कहेंगी वो? सारे टेस्ट करवाने के बाद लगभग 5-7-10 हज़ार रुपया जब खर्च हो जाएगा, जैसे ही आपकी ताकत है, आपके पर्स का की कीमत, लेडीज डॉक्टर है ना, वो आपके पर्स को देख लेते हो, 500 रुपये वाला है कि 5000 वाला पर्स है, तो जैसा महंगा पर्स होगा उतने ज़्यादा पैसे होंगे पर्स में।
तो आपके जब वो टेस्ट वेस्ट करवा के फिर एक ही बात, एक ही शब्द बोलना उसने, क्या? बिटिया के शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन है, इम्बैलेंस्ड है। एक ही, आप में से कईयों को एक्सपीरियंस होगा इस बात का, ये मत सोचना। है कि नहीं? बोलो, हाथ खड़ा करो जिन्होंने ये दे, कमाल हो गया। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, ये आपको जानकारी होगी, अब उस जानकारी में जानकारी को बढ़ाना है। अब क्या करेंगे आप उनको हार्मोन्स के टैबलेट खिलाएंगे। जैसे वो टैबलेट खाएगी बिटिया, उसको पेन होना बंद हो जाएगा और एक वो रक्त प्रवाह सामान्य फील करेंगी, उसकी पढ़ाई ठीक चलेगी, ट्यूशन ठीक चलेगी, स्कूल में जाएगी, एग्जाम देगी, उसको ठीक फील होगा, उसको गोली का पता चल जाएगा। गोली का पता, इंडिया के अंदर केमिस्ट से गोली खरीदना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं, आपको नाम पता होना चाहिए, फटाक से मिल जाती है ऐसी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के। और वो बच्ची दवाई खाएगी, वो 4 महीने खाएगी, 6 महीने खाएगी, साल खाएगी, 2 साल खाएगी, 3 साल खाएगी। अब क्या हुआ कि शरीर जो है ना उस गोली के एडिक्टेड हो जाएगा। अब आप गोली बंद करके देखो, मासिक धर्म आने बंद हो जाएंगे। ये क्या कर दिया कि बॉडी जो है ना कंप्लीट किस पे चली गई? बोलो, एक्सटर्नल हेल्प के ऊपर। जो नेचुरल प्रोसेस थी बॉडी की, हमने उस नेचुरल प्रोसेस में बाधक बन गए। आप सब पढ़े लिखे हैं। अब मैं ना दवाई का विरोधी, ना मैं डॉक्टर का विरोधी, ना मैं किसी पैथी का विरोधी, लेकिन मैं कट्टर समर्थक हूं योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का और अच्छे स्वास्थ्य का। आप कॉम्बो बना लो ना, आप पिज्जा और बर्गर का कॉम्बो खाते हो, आप यहां अपने शरीर को स्वस्थ रखने का कॉम्बो बना लो। कभी जरूरत है वो दवाई खा लो, लेकिन अगर आप डिपेंडेंट बना दोगे गोली को परमानेंट जीवन में, तो फिर उससे वापस लौट करके आना भी, बोलो, अगर प्री डायबिटिक, सुन लेना मेरी बात को, कान खोल करके रखना जितनी देर बोलूंगा। अगर प्री डायबिटिक जो लाइफस्टाइल की वजह से बना है, अगर वो समय रहते योग से जुड़ जाए और लाइफस्टाइल में चेंज कर ले, 1 घंटा योग करे और थोड़ा सा फ्री सेवा करे और प्रसन्नचित्त रहना शुरू करे, मैं गारंटी से कहता हूं वो कभी डायबिटिक नहीं बन पाएगा। लेकिन आप खा करके 10 साल डायबिटीज की दवाई, खा करके 10 साल डायबिटीज की दवाई और हो करके पूरे टेंशन के अंदर रह करके और पूरे अपने पैनक्रियाज को बना करके नियर टू नील, और फिर आकर के कहो कि जी मुझे तो 6 महीने हो गए योग करते हुए, अभी तक मेरी तो दवाई बंद नहीं हुई। योग को बदनाम मत करो। योग दवाइयों को कम करने की विद्या नहीं है, योग तो आपको स्वस्थ करने की विद्या है। आप समझे मेरी बात? हम गलत मतलब लेते हैं हर बात का। आप एक बात को समझो, आप पढ़े लिखे हो, अगर हार्मोन, जब बच्ची, आपने छोटा बच्चा देखा 6 महीने 8 महीने 1 साल का, जब वो 1 साल का होता है तो वो खड़े होना सीखता है, और जब खड़ा होना सीखता है और जो पहला कदम रखता है, और जैसे वो पहला कदम रखता है उसका बैलेंस इम्बैलेंस हो गया। वो क्या हो गया? इम्बैलेंस हुआ तो वो गिर गया। फिर वो दोबारा कोशिश करेगा, फिर तिबारा करेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेगा, फिर यहां से वहां तक जाएगा। अब सारे रिश्तेदारों कहते हैं आज मेरे बेटे ने चलना सीख लिया, लेकिन अभी वो फिर भी पूरी तरह नहीं। फिर उसके बाद वो पूरे मकान में दौड़ने लगता है, फिर वो बाहर भी आप उसको पार्क तक पैदल लेके जाने पर लगते हो, पर उसकी उंगली पकड़ते हो, कभी वो गिर आ जाए। फिर उसके बाद वो उंगली छुड़ाना शुरू कर देता है, फिर वो आपसे आगे चलना शुरू कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो प्यारे, जब उसके चलने का बैलेंस ठीक नहीं था शुरू में, तो जब मेरी बेटी ने मासिक धर्म की उस प्रक्रिया में पहला कदम रखा, तो उसकी जो ओवरी थी, जो उसके सिस्टम्स थे, जिसने हार्मोन्स बनाए थे, जिसकी वजह से वो मासिक धर्म की प्रक्रिया संपन्न होनी थी, तो क्या वो पहले दिन कैसे वो ठीक प्रकार से कार्य करती? भाई कुछ दिन तो वो भी इम्बैलेंस रहेंगे वो। आप उसको सिर्फ उस समय थोड़ा सा नेचुरोपैथी और थोड़ा सा योग की क्रियाएं जोड़ देते, तो कुछ दिन आप इंतजार करते, 4 महीने 6 महीने 8 महीने, तो आप देखते कि वो बच्ची स्वतः ही उसके अंग डेवलप होते, वो प्रक्रिया सुचारू रूप से होने लग जाएगी। छोटी छोटी बातें कैसे? मानना कि बच्ची को कष्ट पीड़ा होती है उन दिनों, तो माँ को क्या कहना चाहिए कि बेटा जब मासिक धर्म का समय आए उससे 4-5 दिन पहले ही आप गर्म पानी का सेवन करना शुरू कर दो, और रात्रि में भी उसको गर्म पानी पिला करके सो। उसकी 70 to 80% वैसे ही पीड़ा दर्द की, वैसे भी जब आपके पेट में दर्द होता है, यही तो कहते हैं गर्म पानी की सिकाई कर लो। आप गर्म पानी का सेवन करो, उससे अंग खुलेंगे, वो अपना काम सुचारू रूप से कर पाएंगे। अगर उसके बाद ज़्यादा आपको
दिखाई देती है समस्या है, तो उसको थोड़े गर्म पानी में जितना सहन हो जाए उसमें बिठा करके उसके पैर बाहर रहें, जंघाएं, हिप्स और नाभि तक का हिस्सा पानी में डिप हो जाए किसी टब के अंदर बैठ करके, और बेटा सुबह 5-7 मिनट अपने पेट की पेड़ू वाले भाग की मसाज किया कर, खाली पेट मोशन जाने के बाद। इससे समस्या खत्म हो जाएगी। ये 2 बातें बतलाई मैंने आपको नेचुरोपैथी की। इसके बाद उसको क्या बोलो, रात को 1.5 कप पानी में 5 ग्राम देसी गुड़ बिना मसाले का पकाओ, अच्छी तरह पका लो, उसके अंदर आधा चम्मच अजवाइन पका दो, काढ़ा बना के इसका 1 कप रह जाएगा, रात को सोते समय उसको दो 90 दिन तक। कोई ऐसी साइड इफेक्ट तो है ही नहीं इसका कुछ भी, तो आप देखेंगे कि उसकी समस्या का हल यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद भी अगर रहती है तो उनको कुछ आसनों का अभ्यास बतलाओ। मैं आसनों का अभ्यास आपको बतलाऊंगा। इसमें एक है योग मुद्रा आसन, योग मुद्रा आसन। एक आपने देखा सूर्य नमस्कार की 4थी स्थिति अश्व संचालन आसन, नाम ले रहा हूं मैं उसको। वक्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और पाद चक्रासन, बहुत बढ़िया है बच्चियों के लिए। पाद चक्रासन, उत्थान पादासन, उत्थान पाद हस्तासन नहीं, उत्थान पादासन। 60 डिग्री पर पैरों को लेटना बच्चे जल्दी से, हाँ 60 डिग्री पर पैरों को उठा करके रोको, हाथ धरती की तरफ, हाँ उठाओ, ये देखिए थोड़ा सा और ऊपर उठा लो, बस 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 इस जगह पर आप श्वास भर करके रोक लो, जितनी देर रोक सकते, श्वास निकलते वापस आ जाओ, 8-10 राउंड उसको बोलो। अगर उसने 3 महीने ये आसन कर लिया, उसके वैसे अंग डेवलप हो जाएंगे। और गोलाई में भी घुमा करके दिखा दो, गोलाई में हाँ, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। यंग बच्चियों की भी, मैं तो बच्चियों के लिए बोल रहा हूँ इस टाइम। एक उन बच्चियों को एक राय और अगर आप दे सकते हो तो मैं आपको बहुत बढ़िया बताऊं, सब पे लागू होता है, बाकी जिन बच्चों की शादी होगी सब पे लागू होता है ये, कि मासिक धर्म के दौरान सर नहीं धोना चाहिए 4-5 दिन, भूल के भी सर नहीं दे, वजन नहीं उठाना, उछलना कूदना नहीं है, वैसे अपना करो काम सामान्य घर का। टाइट कपड़े नहीं पहनने जो इस हिस्से को कस दे, उससे अंगों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, वो अपने काम को पूरे ढंग से नहीं कर पाते। गीले कपड़े ना पहने देर तक, शरीर को जितना ठंड लगेगी आपके अंग सिकुड़ जाएंगे, अंग जैसे ही सिकुड़ेंगे वो अपना काम करने की उनकी क्षमता कम हो जाएगी, फ्लो वीक पड़ जाएगा। उस समय फ्लो को ठीक रखने के लिए अंगों को खुला रखना जरूरी है। ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज की कोई चीज ना खाएं। जो कितनी छोटी छोटी बातें हैं ये, गीले कपड़े नहीं धोने, सर नहीं धोना, पेड़ों, अगर यूरिन प्रेशर बनता है, मूत्र वेग, उसको नहीं रोके, उसको रोकना नहीं है, मूत्र वेग ना रोके, यूरिन प्रेशर, बस इतनी सी बात। अब एक समस्या उन बच्चियों के लिए भी जो 17, 16, 17, 18 साल, 20 साल शादी से पहले है, और जिनकी शादी हो गई उनके लिए भी एक समस्या लेकर के हम डिस्कस करेंगे, PCOD। इंटरेस्ट पूरा ले रहे हैं ना सुनने में? बोर तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा, जो बोर नहीं हो रहे हैं ना वो 1 मिनट तक ताली बजाओ, और जो बोर हो रहे हैं वो बोर होते रहो। जोर से, जोर से, खूब जोर से, जोर से, और जोर से, और जोर से। देखते हैं कितना जोर है आप में, लगाइए जोर। ये भी जरूरी है ना बीच बीच में, इससे पता क्या फायदा होगा? कोई आसपास का सो गया होगा ना तो उठ गया, वही क्या हो गया, किसी का कोई नहीं सोया। अच्छा चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है, पर बीच बीच में थोड़ा बहुत इंटरटेन होते रहे ना तो अच्छा लगता है। वक्ता और श्रोता अगर ये दोनों एक हो जाएं तो आप सच मानो वो ईश्वर मिलन कहलाता है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, वक्ता और श्रोता दोनों अगर एक हो जाएं तो ईश्वर मिलन के बराबर वो स्थिति होती है।
आप समझे ना? वो वक्ता क्या जो श्रोता के चेहरे को देख करके ना बोले। आप समझे मेरी बात? ये परिभाषा होती है। अंदर से शब्द निकाल दे श्रोता, श्रोता के अंदर इतनी ताकत होती है, वक्ता को मजबूर कर दे वो बात कहने के लिए जो श्रोता चाहता है। तो ताकतवर वक्ता हुआ कि श्रोता? ऊंचा बोलो। ठीक है ना? पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज लेंगे, PCOD। ये समस्या जहां से मासिक धर्म शुरू होता है, जब तक मासिक धर्म की प्रक्रिया से महिला गुजरती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। आप यूं कह लो 12 साल की उम्र में ये प्रक्रिया शुरू हुई और 45 साल तक चली सपोज, तो 33 वर्ष की आयु में कभी भी किसी भी उम्र में ये समस्या हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी स्टेजेज होती हैं उसमें ज़्यादा, आजकल आप देखते हैं युवा पीढ़ी के बच्चों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। ख़ास तौर पे बिफोर मैरिज की स्टेज में अगर ये हो जाए तो माँ बाप कई बार स्ट्रेस में आते हैं, क्या करें क्या ना करें। पर हमारा मानना ये है कि अगर इसको भी एक समस्या को भी एक सामान्य दोष के रूप में देखें तो आप प्राकृतिक चिकित्सा और योग की शरण में आकर के काफ़ी आप चांस रहेंगे कि आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज़ क्या होता है कि जो ओवरी है उसके आसपास छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। उसको क्या कहेंगे आप? फुल के जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, मतलब वो एक छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और उससे महिलाओं में अल्परज की समस्या भी हो सकती है, अतिरज की समस्या भी हो सकती है, कष्ट रज की समस्या भी हो सकती है, अनियमित रज की समस्या भी हो जाती है, रजोरोध भी हो जाता है। रजोरोध समझते हैं ना, मासिक धर्म ना आना, ये समस्या भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं, चेहरे पर कील मुहासे आ सकते हैं, अनावश्यक बाल चेहरे पर आ सकते हैं, क्योंकि इसका भी कारण हार्मोन्स ही है ज़्यादा। इसका सबसे बड़ा कारण हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ना है। इसमें भी डॉक्टर वही भाषा बोलेगा कि भाई हार्मोन्स बिटिया में उस महिला के शरीर में, उस माँ के शरीर में संतुलित नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्या आई है। सबसे पहला कारण इसका हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ना है। दूसरा कारण अगर मैं कहूँ, आज बच्चों के अंदर, युवा पीढ़ी के बच्चों में ये समस्या क्यों है? क्योंकि पहले ज़माने में, आज से 30-40 साल पहले ये समस्या इतनी देखने को नहीं मिलती थी जितनी आज देखने को मिलती है। क्योंकि आज जंक फूड का ज़माना आ गया। असली इस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बच्चियां जंक फूड लेंगी उनको ये समस्या ज़्यादा आने की संभावना बन जाती है। इसका एक कारण और है, स्ट्रेस। और स्ट्रेस भी खास तौर पे अगर मैं उसको और थोड़ा डिटेल में सुनाऊं, आधुनिक समाज में हमारी बच्चियां पहले लंबे टाइम तक पढ़ाई करती हैं, फिर वो शादी नहीं करवाती, वो कहती हैं मुझे जॉब करना है, फिर वो जॉब में चली जाती हैं। जॉब में जाने के बाद भी फिर वो कुछ अपना कहती हैं अभी करियर नहीं बना, तो जब वो जॉब ज्वाइन करती हैं तो उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं ऑफिस से, काम का स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये जो लाइफस्टाइल है काम का स्ट्रेस बढ़ने वाला, ये PCOD को जन्म देने का एक कारण बनता है। एक इसका इलाज यह भी एक सामान्यता है कि कई बार ये समस्या का समाधान शादी होने के बाद स्वतः भी हो जाता है बिना केयर के। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। ऑफ द रिकॉर्ड एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, ऑफ द रिकॉर्ड साथ में बोल दिया क्योंकि कुछ शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन ज़माना बदल गया, आधुनिक जीवन शैली आ गई। बड़े बड़े शहरों में कुछ बच्चियां मॉडर्न लाइफ में चली जाती हैं, जिससे कि धूम्रपान और मदिरा सेवन, ये इस बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। थोड़ा हाई क्लास फैमिलीज में कह लो, कई बार ये देखने को मिलता है।
व्यायाम ना करना, निष्क्रियता, निष्क्रियता तो हर बीमारी को जन्म देती है। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट के ऊपर चलते हैं। ट्रीटमेंट में इसका क्या इलाज है, जो प्राकृतिक चिकित्सा और अंगों को कैसे स्वस्थ किया जाए। अगर शोधन प्रक्रिया हो गई तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई, और अगर आपने कुछ ऐसी आसन जोड़ दिए जिससे कि आपके अंग की सक्रियता बढ़ जाए, स्वस्थ हो जाए, तो बीमारी तो अपने आप, बोलो ऊंचा बोल दो ना, ठीक हो जाएगी। तो इस बीमारी में एक सबसे बड़ा इलाज है कटी लपेट। कटी लपेट, आप खड़े हो ना बच्चे, इसको पेड़ वाल जहां से चुन्नी घुमाई है ना वहां से घुमाओ इसको चारों तरफ। इसको पानी में भिगो करके पट्टी को सुबह के समय मोशन जाने के बाद जब पेट खाली हो 1 घंटे के लिए आपको इस ढंग से लगाना है। ये लगाने के बाद इसके ऊपर ये गर्म पट्टी बांधनी है बिल्कुल सेम स्टाइल से, और फिर उसके बाद 1 घंटे तक आप घर का काम करो, कुछ भी करो, लेकिन खाना पीना कुछ नहीं है। 1 घंटे के बाद जब इसको खोल दोगे उसके आधा घंटे बाद आप सॉलिड ले सकते हैं। अगर कोई चाय वाय पीने का मन है तो आप भले ही जल्दी ले लें, लेकिन सॉलिड ना खाएं। ये बात समझ में आई? इससे स्टीम बनेगी, अंगों के दोष ठीक होंगे। हाँ हाँ, पानी में भिगो करके हल्का सा निचोड़ करके, नहीं निचोड़ोगे तो आपके कपड़े गीले होंगे, सीधी सी बात है। ये बात समझ में आई है? इसको बोलते हैं कटी लपेट। ये प्राकृतिक चिकित्सा है। अगर जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का कोई कोर्स किया होगा तो उसमें ये सब आता है आपका। बहुत सुंदर प्रक्रिया मानी जाती है। ये मौसम इस समय जो नागपुर में है, ये इसके लिए बेस्ट मौसम है। जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जिनको कब्ज रहता है, जिनको मासिक धर्म के दोष है, जिनके रसोली की शिकायत है, जिनके कोई और पेट से संबंधित दोष है, पेट में गर्मी है, आप इसको लगाइए। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, हाँ, जेंट्स हो लेडीज़ हो सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। और ये मैंने मेरे ख्याल में 20-25 पता नहीं कितनी, आपको पता होगा भारत भूषण जी, हैं 20-30-50 कितनी हैं? 40। पर यहाँ तो 400 बिठा रखे आपने, बाकी 360 को कहाँ से दोगे? अच्छा, हफ्ते भर कह रहे हैं, हफ्ते भर में दे देंगे। तो आप ये महिलाएं तो जरूर रखें घर में। जब आपको कोई भी महिला रोग से संबंधित दोष हो, आप इसको जरूर अपनाओ। जब ज़्यादा ठंड हो, ज़्यादा ठंडी हो, उस टाइम इसको नहीं लगाना। इस बात का जरूर याद रखना। अगर किसी को अल्प रज की समस्या है, अभी जो मैंने आज बोला था, कम रक्त प्रवाह होता है, उनको इसे ठंडे पानी में नहीं करना, वो उसको गर्म पानी में करके और फिर बांधना है हमको। ये बात याद रखना। अगर किसी को अतिरज की समस्या, ज़्यादा अगर रक्त प्रवाहित होता है, उनको ऊपर गर्म पट्टी नहीं बांधनी, बस केवल ताज़े पानी में, ठंडे पानी में निचोड़ कर। थोड़ी थोड़ी तो सावधानियां हैं भी। देखो, एक वो कहावत है, क्या बोलते हैं, नीम हकीम खतरे जान। तो थोड़ा अगर आप बिना नॉलेज ना लिए किसी को कुछ बताओगे तो फिर वो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और इसीलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं कि आप इनमें आकर के चीज़ों को सीख लो, इनको अप्लाई करो, समाज में अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो। एक ऐसी महिलाओं के लिए एक दूसरा इलाज क्या है नेचुरोपैथी में? नीम समझते हैं आप? नीम 2 तरह का हो, एक मीठा नीम होता है, एक कड़वा नीम होता है। मैं कड़वे नीम की बात कर रहा हूँ। कड़वे नीम के 8 से 10 पत्ते ले लें, उसको कूट लें, 3 से 4 काली मिर्च उसमें मिला दें, लगभग आधा से पौना ग्राम सेंधा नमक बना, सेंधा नमक भी समझते हैं आप? उन सबको कूट करके 1 गिलास पानी के अंदर सुबह के समय शिकंजी बना के खाली पेट पिएं 30 दिन लगातार। वैसे 90 दिन तक का कोर्स है ये। अगर कोई दिक्कत ना आए तो इसको एक्सटेंड करते रहें 90 डेज तक। और 3 नेचुरोपैथी की चीज़ें बतलाऊंगा आपको, फिर उसके बाद अपनी योग के ऊपर आ जाऊंगा। हल्दी समझते हो? आंवला भी समझते हो? सहजन के पत्ते, जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं हम, सहजन के पत्ते। आप थोड़े पत्ते ला करके उसको सुखा लो छाया में, धूप में नहीं, छाया में सुखाने, पाउडर बना लो सहजन के पत्तों का,
आंवला सूखा हुआ कूट लो, या कूटा हुआ बाजार से भी आ सकता होगा। हल्दी शुद्ध कुटी हुई 1:1 की रेशो में इसको मिक्सचर बना लो। रात को सोते समय आधा चम्मच केवल पानी के साथ ले लो। ये बहुत ज़बरदस्त इसका एक प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज, इसके अंदर बहुत सहयोगी रहेगा ये। अब हम इसके बाद सीधा आ जाएंगे आसनों के ऊपर। आसन सामने करके दिखाएंगे, पर जल्दी जल्दी मैं प्रक्रिया नहीं बोलूँगा। योग मुद्रा आसन, ये देखिए इन्होंने पद्मासन लगाया, और रीज़न भी बतलाता रहूँगा, जल्दी जल्दी आपको समझना है। कमाल की चीज़ होगी ये। जो माताएं जिनको नज़र नहीं आ रहा, आ जाओ यहाँ पर। क्या करोगे? पीछे बैठ करके घर जा करके आपने फिर आराम ही करना है। ये देखिए आप, इसमें जो दोनों एड़ियाँ हैं, जब आप पद्म आसन में बैठते हो, एड़ियाँ दोनों ओवरी के ऊपर आ जाती हैं नेचुरली। और अगर आपने सही खाली पेट सुबह सही ढंग से किया, ईमानदारी से, तो आपकी दोनों ओवरीज की इतनी ज़बरदस्त मसाज होगी, उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होगा। और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होगा तो वो अपने आप स्वस्थ होती चली जाएगी, और इस समस्या से आप जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो ये इसके अंदर बहुत बढ़िया काम आपको मतलब मदद करेगा ये आसन। पश्चिमोत्तान आसन, बस आप वापस आते रहना, वहीं मत रहना, फिर कहो कि आज देश राज्य जी ने तो हालात खस्ता करवा दी। हाँ, पश्चिमोत्तान आसन, ये देखिएगा आप। पश्चिमोत्तान आसन बहुत बड़ी आसन है ये भी, लेकिन आसन अगर पूरा लगेगा, और यंग बच्चों का तो लगता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये आसन उनके लिए बहुत अच्छा है। वापस आ जाइए। मंडूक आसन, जल्दी 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 करते रहो, बहुत बढ़िया। पर इसमें मुट्ठी नाभि के पास नहीं चाहिए। मुट्ठी बिल्कुल जितना नीचे रख सकते हैं उतना नीचे रखो, क्योंकि हमें टारगेट बनाना है उन ऑर्गन्स को जिनको हमें प्रभावित करना है। ये भी एक साइंस है। ये बात समझ में आ रही है आपको? नीचे 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 रखना है बिल्कुल एकदम से। वापिस आ जाओ। शलभासन, देखिए कितना जबरदस्त रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर दोनों टांगों वाला करना है, दोनों टांगों वाला शलभासन। तालियां तो बजा ही नहीं रहे आप, ये क्या बात है? देखो आ जाइए वापस। संस्थान अपने किसी काम की फीस लेता है क्या? तालियां बजाने में पैसे लगते हैं क्या? तो भाई इतनी फीस तो दे दो भाई, बिना धन की। हाँ, हमारे साधक इतने बढ़िया साधना कर रहे हैं, हाँ, इसमें भी कंजूसी बरतेंगे हम? कैसे लोभी हैं हम? चलिए आइए, पाद उत्थान पाद हस्तासन, पाद उत्थानासन जिसको कहते थे, आपको जल्दी से बता दूं। हाँ, वैसे आपको एक एक टांग का भी करना है। जो नए लोग हैं वो हमारे पुराने साधक जो हैं वो उनको बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वैसे करके दिखा रहे हैं, ये ऐसे करके दिखा रहे हैं, एक एक टांग का भी। ये बहुत बड़ी आसन है इसके लिए। और जो मैंने पाद चक्रासन पीछे किया था, वापिस आ जाइए बस। अब इनको करवा के दिखाओ हल आसन। जोरदार तालियां, जोरदार। वापिस आ जाइए। एक चीज़ आपको मैं बताऊं, जब बेटी टीन एज में प्रवेश करती है, जितने आसन मैंने बताए, इतने आसन अगर किसी बच्ची को आप परमानेंट डेली मॉर्निंग में खाली पेट करवा दोगे, पीसीओडी तो क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से संबंधित कोई भी समस्या जीवन में नहीं आएगी। ये कितनी, मैं आपको अपने मन से कई बार मैं इतना अपने भावुक हो जाता हूँ अपने योग के विषयों के ऊपर। काश कि दुनिया इस बात को समझ लेती, तो आपको ना ये इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं थी। ये इतनी महान विद्या है, इस देश की विद्या है, ये हमारे पूर्वजों की विद्या है, हमारे ऋषियों की विद्या है, जिसको आज तक बाहर वालों ने पिज्जा बना करके इंडिया के बच्चों के पेट में डाल दिया। और हम लोग इस विद्या को आज भी छुपाए घूम रहे हैं। हम खुद भी अपने जीवन में नहीं उतार रहे, सुबह उठने के लिए तैयार नहीं, और 1 घंटा योग करने के लिए तैयार नहीं। आज पता नहीं कैसे कईयों को तो आज बहका बहका करके लाए होगी। यहाँ बहुत एक महापुरुष आने वाले हैं और जो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। मैं आपको सही बतला रहा हूँ। और वो उस लालच में आ गई, पता नहीं क्या सुनाएंगे। हम कुछ सुनाने वाले नहीं हैं, हम प्रैक्टिकल लोग हैं। हम क्या हैं? हम प्रैक्टिकल लोग हैं। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। तालियां तालियां मिलेंगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। आप तालियां बजाने का फायदा उस दिन होगा जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे। आप नहीं बताएंगे।
अग्निसार क्रिया करके दिखाने की जरूरत नहीं, पीछे वालों को नजर नहीं आएगा, आगे वालों को पता होगा, वैसे आप करना चाहो तो कर दो। श्वास बाहर निकाल करके खाली पेट बस नाभि को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, जब हम ऐसे पेट को हिलाते हैं तो पेट के सारे अंगों की मसाज हो जाती है, जिसमें यूट्रस, ओवरी और डिम्ब नलिका कहाँ से बचेगी बताओ? क्या उनकी मसाज नहीं होगी? क्या वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा? वो अपने आप स्वस्थ बनेंगे। कहाँ से पीसीओडी आ जाएगी? कहाँ से मासिक धर्म से संबंधित रोग महिला को हो सकते हैं? लेकिन मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी ये चीज़ें, ये बात ध्यान रखना। उसके लिए किसी एक्सपर्ट शिक्षक से क्या करना चाहिए वो आप पूछ लेना। कपाल भाती प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, इनको इसमें जोड़ दो। कपाल भाती प्राणायाम से क्या होगा कि आपका गला और म्यूकस ये ठीक होंगे। गले के अंदर थायराइड, पैराथायराइड है जो कि सीधा प्रभावित करती है आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो आपके पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होगी, उनके हार्मोन से सीधा आपके ओवरी के हार्मोन प्रभावित होते हैं। इस बात को जरूर याद रखो। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब मस्तिष्क से, इसकी बात जब मैंने टेंशन की बात करी तो आपके मस्तिष्क से बीमारी सीधा संबंध रखती है। अगर मस्तिष्क से सीधा संबंध रखती है तो प्रसन्नचित रहो। प्रसन्नचित कैसे रखो? मन को शांत रखो। मन को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भीतर जाना पड़ेगा, और भीतर जाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, शवासन करना पड़ेगा, योग निद्रा करनी पड़ेगी, और हमारे संस्थान की शरण में बोलो है ना प्रैक्टिकल लोग। महिलाओं में एक बीमारी के बारे में मैं आपको बता दूं, एक होती है कि 50 साल से ऊपर की आयु, क्योंकि जो माताएं बड़ी उम्र की हैं उनको भी मैं बताऊं, एक समस्या आती है बड़ी उम्र में। जब वो खांसती हैं, हंसती हैं, वजन उठाती हैं, बैठ के उठती हैं, तो कई महिलाओं को ये बीमारी होने लगती है कि यूरिन लीक हो जाता है, और यूरिन लीक होता है, उनको ग्लानि होती है उस समय। तो ये छोटी छोटी समस्याएं बड़ी उम्र में आकर के हमारे मसल्स वीक पड़ने लग जाते हैं कई बार। तो इनको ठीक करने के लिए आपको जैसे जैसे एक सहजोली मुद्रा होती है, जैसे अश्वनी मुद्रा होती है, जैसे मूलबंद होता है, जैसे उड़ियान बंद होता है, जैसे नौकासन है, जैसे ये जो मैंने आपको उत्थान पाद आसन बतलाया, ये आसन है। ऐसे आसनों से आपके वो अंग जो है ना स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो इस समस्या का समाधान होगा। और महिलाओं को किसी न किसी उम्र के पड़ाव पर, यंग एज से लेकर के और ओल्ड एज से, कभी भी किसी भी कोई महिला ऐसी नहीं मिलेगी जिनको यूरिन का इन्फेक्शन ना हुआ हो, जिसको यूटीआई की प्रॉब्लम हम कह देते हैं कई बार, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। और महिलाओं को पुरुषों की ज़्यादा क्यों होता है वो? क्योंकि पुरुषों का जो पेशाब की नलिका है उससे डिफरेंट रचना है माताओं में। एक तो छोटी है, एक सीधी है, और वो सीधा जाकर के गुदा द्वार के पास खुलती है, तो उससे जल्दी इन्फेक्शन ऊपर की ऊपर चढ़ता है। और दूसरा यूट्रस वगैरह वहीं पर ही, ओवरी वहीं पर ही, और यूरिन ब्लैडर वहीं, तो जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इन्फेक्टेड होती चली जाती हैं, और माताओं को ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो माताएँ तुरंत दवाइयों के ऊपर जाती हैं, बार बार परेशानी होती है उनको। इसका एक बड़ा सिंपल इलाज बता रहा हूँ। जब भी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो, तुरंत पानी डबल कर दें। आप 4 गिलास पी रहे हैं, दिन में 8 गिलास पीना शुरू कर दो, धुलाई होनी शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन बाहर जाना शुरू होएगा। सबसे पहला फार्मूला बोलो, क्या बोला? ऊंचा बोलो। पानी को डबल कर दो। मिर्च, मसाले, तला हुआ, भुना और मिठाई एकदम बंद कर दो। देखो कितना एक देसी बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई योग वाली बात नहीं है इसके अंदर। एकदम बंद कर दो। 2 बातें बंद होती, उबली सब्जी पे चले जाओ। अब तीसरी बात क्या करो? 1 लीटर पानी गर्म कर लो, उसके अंदर कोई लगभग 10-20 ग्राम नीम के पत्ते डाल दो, उसको खूब उबाल लो। उबालने के बाद उसको 1 दिन पहले तैयार कर लो ना, तैयार करके छान लो, छान करके उसको ठंडा होने दो ओवर द नाइट। जब ठंडा होता रहेगा, हो सके तो 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख दो। उसकी तासीर ऐसी हो जैसे मटके के पानी की होती है, जैसे मटके के पानी की होती है। उसके बाद उसे एक पतीले में रख लो, छोटे पतीले में। इनके पांव सो गए शायद, हाँ, ब्लड सर्कुलेशन टांगों का गड़बड़ है, बाल कीड़ा आसन नहीं करते। ये एक कैथीटर है, ये एक अनीमा पंप है,
ये इसके ऊपर चढ़ाया, ये भी मैंने 20-25 पंप में वैसे सिर्फ डेमो की वजह से 20-25 मैंने भेज दिए, लेकिन ये हर घर में जैसे आप टूथपेस्ट रखते हो ना और ब्रश रखते हो, ये महिलाओं को अपने बाथरूम में हमेशा रखना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है। आप हज़ारों रुपए दवाइयों पर खर्च करो, उसकी बजाय आप केवल ये, मुझे पता नहीं 70-80 रुपये का एक पीस होगा, कितने का है, 75 या 80 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ राउंड ऑफ करने के लिए 85 कर दिया होगा, फिर ये मुझे मालूम नहीं है। इसका ये वाला हिस्सा जो मोटे वाला है, ये पानी में रखना है, जैसे थोड़ा पानी बाहर निकाल दो और उसके बाद हमें वेजिनल एरिया को वॉश करना है। इससे वॉश करके ड्राई कर लो कपड़े से। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो सुबह शाम कर लो, कम है तो दिन में एक बार कर लो। लगभग आप गारंटी से कह रहा हूँ पहले 2 दिन में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी आप इस बीमारी से बाहर आ जाओगे बिना दवाई के। अगर आप इसको, अगर क्रोनिक डिजीज है, किसी और कारण से बार बार इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसकी तो बात मैं करूँगा नहीं, कि नॉर्मल इन्फेक्शन है ना, तो आपका इससे दूर हो जाएगा। इसके लिए तो बजा दो। इतनी बढ़िया बात बतलाई आपको, कैसे हो आप? भाई नागपुर वाले तो पक्का ही बिजनेसमैन है एकदम से, कीमत फिर भी देने के लिए तैयार नहीं होते। अब टाइम बता दो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। 6:02 है। केवल हड्डियों के ऊपर थोड़ा सा बोल दूं, सिर्फ 10-15 मिनट तो नहीं, या छोड़ दूं? बोल दूं? हाँ, 6:15 का टारगेट, 6:15 का टारगेट बना लेते हैं। 13 मिनट तो चलेगा। कौन सा ड्यूटी पे जाना है, शाम का टाइम है। हाँ, अरे मूवी देखने के लिए जाते हैं 3 घंटे लगते हैं। ये मूवी से बढ़िया नहीं है क्या? सच बताओ, हाँ या ना? हाँ, आइए, हड्डियों का भी मैं लूँगा ऑस्टियोपोरोसिस को, क्योंकि बड़ी उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा तंग करती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है अस्थि सुसुरिता बोलते हैं इसको हिंदी में। हड्डियों में खोखलापन आना, थोथापन आना। आपने देखा हो कई बार पेड़ भी जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी जड़ें नीचे से खोखली होने लग जाती हैं। देखा कभी आपने? ऐसे हम भी खोखले होने लग जाते हैं। एक ना एक दिन तो पेड़ उखड़ना ही है। ये भाषा समझ में आ गई? हाँ, तो धीरे धीरे अंदर उखड़ना शुरू हो जाता है। पर माताओं में ये बीमारी पुरुषों से लगभग, अगर मैं रेशो निकालूं तो लगभग 4:1 की बनेगी। अगर महिलाओं में जैसे 10 में से 4 को होगा तो पुरुषों में 10 में से 1 का होगा। तो ये हिस्सा भी ज़्यादा तो किसके हिस्से में आया है? माता। इसका कारण भी बतला देता हूँ। इसका कारण क्या है? जब तक माँ मीनोपॉज में नहीं जाती, मासिक धर्म रजो निवृत्ति में नहीं जाती, मासिक धर्म की निवृत्ति नहीं होती, लगभग 45-46 साल लगा लो, तब तक जो आपकी ओवरी से जो हार्मोन्स बनते हैं वो केवल आपकी मासिक धर्म की प्रक्रिया और प्रजनन प्रक्रिया को ही हेल्प नहीं करते, और बहुत सी बातें हैं जिसके अंदर उसकी वो भूमिका होती है। अगर मेरे से एक तो आपको खुश करने के लिए बताऊं, जो महिलाएं हैं, माताओं में जो महिला हार्मोन्स हैं वो आपको कहाँ कहाँ मदद करते हैं। सबसे बढ़िया, आपके चेहरे पर पुरुषों के चेहरे से ज़्यादा तेज होता है। आप समझे मेरी बात? ये हंस तो लो। ये कभी भी देखो आप, आपकी स्किन जो है ना पुरुषों की स्किन से ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये आपकी महिला हार्मोन्स का कमाल है। बजाओ ताली। जो जो बताऊंगा वहीं करना पड़ेगा। अच्छा चलो, एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आपकी तालियां डबल हो जाएंगी। आप इधर जो पुरुष बैठे हैं ना 40 साल से ऊपर, आप देखो उनके सबके चांद निकले हुए हैं। आप देखो, इनका हर रोज चांद निकलता है, आपका केवल करवा चौथ वाले दिन निकलता है। देखो, महिलाओं को कभी चांद निकलता है क्या? ये आपके महिला हार्मोन्स का कमाल है। अच्छा, और देखो, आपको एक मजेदार बात बता दूं, बताऊं या नहीं? आप अस्पतालों में जाकर के एक सर्वे करो कि या आप अपने मन से भी चारों तरफ ध्यान लगाओ, हार्ट अटैक ज्यादा पुरुषों को होते हैं कि माताओं को? ये बात बिल्कुल सच है। आप आंकड़े उठा करके देख लो। ये महिला हार्मोन्स का कमाल है।
मतलब इसका मतलब आपकी आर्टरीज के अंदर चर्बी नहीं जमने देते। वो हार्मोन जब आपके ब्लड के अंदर मिलकर के परिसंचरण होता है उनका रक्त नलिकाओं के माध्यम से, तो वो उनको खोलने का काम भी करते हैं। तो ये तो बहुत काम करते हैं आपके लिए। पर ये बात भी याद रखो कि जब 45, 46, 48 साल की उम्र में एक माँ पहुंच जाती है और वो रजोनिवृत्ति की अवस्था में चली जाती है, तो रजोनिवृत्ति की अवस्था में जाने के बाद ये सब सुविधाएं बंद हो जाती है। और उसी में एक सुविधा थी कि ये हार्मोन हमारे शरीर में माताओं के हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सुरक्षा जब मिलनी बंद हो जाती है तो माताओं के शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो चेंजेस जो है ना माताओं में हड्डियों के अंदर बहुत तेजी से परिवर्तन लाती हैं। आपको पता ही नहीं चलता, इसको साइलेंट किलर के रूप में मानते हैं। और धीरे धीरे हड्डियां खोखली होती चली जाती हैं। आपको हल्की सी ठोकर लगती है, हल्का सा पाँव मुड़ता है तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। आपको याद भी नहीं होता कि कहीं थोड़ा बहुत झटका लगा होगा, आपने बाल्टी पानी की उठाई उसी से फ्रैक्चर हो गया। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे पेन है, डॉक्टर ने कहा एक्सरे किया, उन्होंने कहा फ्रैक्चर है। कहते डॉक्टर मैं तो गिरी नहीं, मुझे फ्रैक्चर कहाँ से आया? ऑस्टियोपोरोसिस की पेशेंट हो, बाल्टी पानी की उठाई थी, आपको पता ही नहीं था कि बाल्टी पानी की उठाने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। ये आप सच मानो कि ये ऐसी बीमारी है, जरा जरा से, क्योंकि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि आपकी हड्डियां पतली हो जाती हैं, क्योंकि आपकी हड्डियों से मांस घटने लगता है, क्योंकि आपकी हड्डियों के टिश्यूज कमज़ोर होने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी हड्डियां कमज़ोर, आप कमज़ोर होने लग जाते हैं, आप पतले होने लग जाते हैं, आपके शरीर की आकृति बिगड़ने लग जाती है। कई बार आपने देखा कि शरीर ऐसे हो जाता है, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान है। आपका कद ही छोटा हो जाएगा, 6 फुट 8 इंच के थे, अब हम पुरुषों में भी होता है ये, और वो रह गए 6 फुट 4 इंच के। लंबाई तो ऐसे नापोगे, झुकेगी थोड़ी नापोगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये परिवर्तन भी शरीर के अंदर आता है। ये बात समझ में आई। और वैसे ये विटामिन डी की कमी के कारण भी हो जाता है, कैल्शियम के कारण भी ये हो जाता है, मैग्नीशियम भी इसमें कहीं ना कहीं रोल अदा करता है, फास्फोरस भी इसके अंदर रोल अदा करता है, फूड भी इसके अंदर रोल अदा करता है। जीवन में निष्क्रियता, आसन ना करना, केंद्रों पे ना जाना, ये भी इसके अंदर रोल अदा करता है। शरीर के अंदर आपकी जीवन शैली कैसी है, ये भी इसके अंदर भी रोल अदा करता है। आपकी एज कितनी है, ये भी इसके अंदर भूमिका है। कभी आप एक ही बात को लेकर के बैठ जाओ, हार्मोन इतने तो बहुत होंगे रीजन, आप बड़े सीरियस हो जाते हो ना, बीच में मैं डर जाता हूँ। मैं एक कहावत सुनाया करता हूँ, सुना दूँ 1 मिनट, मनोरंजन हो जाएगा। एक कवि जो है एक कवि गाया जा रहा था, एक हरियाणा का लाठी लेके 4 बार स्टेज के आगे से निकल गया। अब वो कवि बेचारा डर गया। उसने पूछा भाई क्या बात है? कहता नहीं तू गा, तेरे से मेरे को कोई काम नहीं है। कहता फिर किससे काम है? कहते मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ बुला के लाया। तो जब आप सीरियस हो जाते हो ना, मैं डर जाता हूँ। तो ऐसा मत करो भाई, आप हंसते रहो। आइए इसका थोड़ा सा उपचार देख लें, मोटा मोटा, बस लंबी बात नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। सबसे पहले भोजन, भोजन में इसकी क्या भूमिका है? सब्जियां कैसी लोगे? गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, सलाद, धीरे धीरे बोलूँगा, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, सलाद, हरी सब्जियां, सब्जियों का सूप, संतरा और अनानास, ये फल आगे दो। इसमें दूध, पनीर, सोयाबीन, इसका मतलब समझ गए होंगे आप क्यों बोला ये भी। आप तो सारे डॉक्टर हो। मैंने एक मैग्नीशियम की भूमि बतलाई थी, मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा चीज़ आपको हरे रंग की सब्जियों में मिल जाएगा। हरे रंग की सब्जियां खाया करो, पत्तेदार सब्जियां खाया करो, खूब दबा के बीन्स खाया करो। जो बचना चाहता है ऑस्टियोपोरोसिस से, देखो कितनी छोटी छोटी बात है। घर में नारियल का तेल खाने के रूप में प्रयोग में लाओगे तो वो बहुत बढ़िया है। जब आप दूध पीते हो, दूध के अंदर एक चुटकी हल्दी डाल दो, हल्दी का दूध पीने से बहुत बढ़िया है। बादाम, अगर बादाम का पाउडर भी पीस लो। मैं तो कहता हूँ बादाम के जो छिलक होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, तेल निकालने के बाद जो बचता है, खली, खली समझते हैं ना, बादाम का तेल निकाल दे, बाकी खली बच गई। तेल अपने सर पे लगा लो, खली दूध में डाल करके पी लो, उससे काम चल जाएगा। निकलवाया करो, बाजार से खरीद के क्यों लाते हो?
देखो असली बात है, मैं तो अपने बादाम के तेल निकाल के लाता हूँ, मैं नहीं खली छोड़ के लाता, मैं कहता हूँ भाई मेरी खली मुझे दे दे, अपना डिब्बा भर के रखा हुआ है, सच कह रहा हूँ ये। रात को अपने दूध में डाल करके पी जाता हूँ। और एक बार आप 4 किलो बादाम का, अगर मैं आपको एवरेज बतला रहा हूँ, 4 किलो बादाम का अगर तेल निकाल के उसकी खली अपने पास रख लोगे तो आपके 6 से 7 महीने वो खली खत्म नहीं होगी एक बंदे के लिए। 1 चम्मच डेली आपको पौना चम्मच डालना होता है उसके अंदर। इतना बढ़िया पेट के रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने वाला रफेज आपको मिलेगा, आंतों को बहुत स्वस्थ रखेगा। आंतों को स्वस्थ रख लिया आपने तो सब कुछ स्वस्थ आ गया। अच्छा एक बात बतलाओ, हड्डियों की बीमारी, हड्डियां लचकदार हो तो हड्डियां बीमार हो सकती हैं क्या? हाँ ना करो। और हड्डियों को लचकदार बनाने के लिए योग से बढ़िया कोई श्रेष्ठ चीज हो सकती है क्या? तो आप योग कर लो, हड्डियां लचकदार रहेगी। ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट कहाँ बनोगे बताओ? पर ताली बजाने के साथ साथ एक सावधानी रखना, केंद्र में अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट आ गया तो उसको हार्ड आसन मत करवा देना आते ही। अगर बाल्टी पानी से फ्रैक्चर हो सकता है तो तुम्हारे आसन से भी हो सकता है। उसको ये मैं मतलब साथ में मैं सीरियस भी हो जाता हूँ बात बतलाते समय। उनको सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं और सरल आसनों के अभ्यास करवाओ और उसको ये बोलो कि तुम सुबह के टाइम तिल के तेल की मालिश किया करो बॉडी के ऊपर, और 10 मिनट सीधे लेटा करो, 10 मिनट उल्टे लेटा करो। सूरज की किरणें जब स्लांटिंग पड़ रही हो तो इस पर आप मालिश दो। अगर आपने ऐसे मालिश करके उसके बाद अगर आसन किए तो आपको फ्रैक्चर भी नहीं होगा और सरल और आपके लचकदार आसन आपके लिए बड़े प्रभावकारी आसन हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कितनी छोटी छोटी बातें आपको इसमें जोड़ रहा हूँ मैं। उसको गर्मी वाले आसन कुछ करवाओ। अगर वो ठीक है पेशेंट, सावधानी के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करवाओ, उसको कपालभाति प्राणायाम करवाओ, उसको सूर्य वेदी प्राणायाम करवाओ और उसको उज्जयी प्राणायाम करवाओ। क्योंकि उज्जयी प्राणायाम से आपको पता होगा एक पैराथायराइड ग्रंथि है जो कि कैल्शियम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदार है। मैं तो ये भी कहा करता हूँ कि हम कई चीज़ों का मतलब नहीं समझते। किडनी के स्टोन को भी अगर आपका ये उज्जयी प्राणायाम बचा सकता है, क्योंकि कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा तो रक्त के अंदर एक्सेस कैल्शियम आपका नहीं घूमेगा। अगर एक्सेस नहीं होगा तो छन्नों के अंदर जाकर के जमेगा कहाँ से? जब तक वहाँ तक जमेगा ही नहीं कैल्शियम आपकी किडनी में जाकर के किडनी स्टोन बन ही नहीं सकता। अगर आप हर रोज़ उज्जयी प्राणायाम करना शुरू कर दो, सिंह गर्जनासन सही करने लग जाओ, आप भ्रामरी प्राणायाम सही करने लग जाओ और आप ग्रीवास से संबंधित अगर आसन सारे कर लो तो आप इलाज क्रिया यहाँ की और इलाज बोलो गुरुदेव। कमाल की साइंस है। योग को हमने अगर विज्ञान की दृष्टि से समझो इसको, वो जो ये नहीं है कि कई पहले तो ये सोचते थे कि योग पता नहीं क्या चीज़ है, आज तो योग को साइंस ने मान लिया। पर साइंस ने कब माना? जब उन्होंने इस पर प्रैक्टिकल करके देखा। और हम लोग इसीलिए आपको कई बार मजाक करते रहते हैं, लेकिन मजाक करते करते उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आपके शारीरिक जो क्या बोलते हैं इसको विकिपीडिया जो एनाटॉमी जो है बॉडी की उसके साथ जोड़ते हैं हम आपको, ताकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बस एक उनको क्या करना चाहिए, सौंठ, मेथी, खांड और आटा। दोबारा बोल रहा हूँ, सौंठ समझते हैं? मेथी मतलब पिसी हुई, सौंठ, मेथी, देसी खांड मिल जाती होगी यहाँ पर। आटा भून लो, उसके अंदर मिला लो, अपने मतलब के लड्डू बना लो। देखो कितनी बढ़िया बात है। और गर्मियों में 7-8 ग्राम से ऊपर नहीं लेना, सर्दियों में इसको 12-15 ग्राम तक ले जाओ। 2 लड्डू खा लो, 7-7, 8-8 ग्राम के लड्डू बना लो। हाँ, खांड क्या होता है? एक चीनी होती है, आप शक्कर बोलते होंगे। हाँ, आप करियाना वाले से पूछ लेना, वो बता देगा। गूगल मिश्री नहीं। बूरे में भी फर्क है। बूरा होता है चीनी को ही से बूरा बनता है। खांड जो है ना गुड़ और उसके बीच की है, बूरे की बीच की, वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल करके नहीं तैयार की जाती। चीनी जो है ना, सुन लीजिए प्लीज, चीनी बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉयल होती है, उसके नेचुरल एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं, वो आपके लिए स्लो पॉइजन का काम करती है। और देसी खांड जो है ना बॉडी को ठंडक देने वाली भी होती है। गर्मी के मौसम में देसी खांड का उपभोग बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। इतनी बातें तो बहुत हैं, बोलो इतनी बातें बहुत हैं। आइए 5-7 मिनट आपको प्रश्न उत्तर के लिए दे रहा हूँ। जितने विषय पर मैं बोला आप अच्छे प्रश्न मेरे ऊपर दाग दो, जैसे वो दागते हैं ना, आप प्रश्न दाग दो मेरे ऊपर। चलिए, वो है भी, माइक दो है, ये हाथ वाला माइक दो। और हमारे कोई यंग से अधिकारी आए जो तेजी से एक से दूसरे तक पहुंचे,
दो हो तो माइक दो चालू कर दो, एक इधर एक इधर। बोलो बेटा बोलो। नहाना नहीं कहा, सर की बात करो। सर जो है ना, आपको जब तब तक आपको सर नहीं धोना चाहिए। अगर उस समय हम सर धोते हैं तो पानी ठंडा होने के कारण उसका मासिक धर्म की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 5 दिन गुजरने के बाद जब आप नॉर्मल हो जाएं फिर आप सर धो, जो मर्जी करो, ठीक है। नमस्ते सर जी, मैं नर्मदा तड़स हूँ। मैं 4-5 साल से जुड़ी हुई। मुझे थायराइड था और मेरी थायराइड की गोली छूट गई है, लेकिन अब मुझे एड़ी में दर्द हो रहा है सर। बैठो। ज़्यादा कोशिश करना, विषय के ऊपर ही रहना। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो कल मैं सारा दिन आपके बीच में हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, है ना। एड़ी के दर्द वालों को अब मैं क्या बताऊं, उनके लिए एक काम करते हैं कि वो पंजों के बल एड़ी उठा करके 20 कदम आगे और 20 कदम पीछे दिन में 3 बार चलें, तो 40 40 40 120 कदम हो गए। और उसके बाद वो रात को गुनगुने पानी में पैर डाल करके 10 मिनट के लिए उसमें 1 चम्मच नमक डाल करके बैठ जाएं, और उसके बाद अच्छी तरह से अपने शरीर उसको क्या बोलते हैं, सूखी मालिश करके और फिर तिल का तेल लगा करके, ताकि वहाँ पर फ्लो ठीक हो रक्त का, और फिर सोएं आप। 2 काम, बस इतनी सी बात, सिंपल बात बतलाई है मैंने। कोई स्पेशल प्रॉब्लम हो तो मुझे नहीं मालूम। चलिए जल्दी जल्दी बोलते रहो, जल्दी जल्दी, ताकि 5-7 मिनट प्रश्नों के उत्तर आ जाएं अच्छे अच्छे। एक क्वेश्चन आया है साधक का नहीं, महिला का। कई बार महिलाओं में मोनोपॉज के टाइम माहवारी में अतिरज के कारण। आ गया मैं वैसे सुन लूंगा, और मैं बिना माइक के आके बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा प्रश्न को। कई बार आवाज गूंजती है। कई बार महिलाओं में मोनोपॉज के टाइम माहवारी में अतिरज के कारण बहुत कम हो जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो प्रश्न करने, हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये अतिरज की समस्या है और अनियमित रज, 2 चीज़ों का मिक्स हो जाता है। जब माँ इसको मेनोपॉज नहीं, प्री मेनोपॉज की स्टेज होती है। वो प्री मेनोपॉज की स्टेज में कई बार क्या होता है, माताओं को 15-15 दिन तक रक्त प्रवाहित होता चला जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता, जिससे कि बॉडी से रक्त अधिक मात्रा में, एक सेकंड, भूल जाऊँगा, नहीं वो मैं थोड़ा फ्लो बना लूँ। अभी 1 सेकंड मुझे बोलने दो। नहीं वो बात मैंने पूरी नहीं करी। जब अधिक मात्रा में रक्त प्रवाहित होता है तो हीमोग्लोबिन तो नीचे आना नेचुरल है, चक्कर तक आ जाता है उसका, बीपी लो हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती है, कंधे बैठने लगते हैं, काम करने की क्षमता गिर जाती है, चेहरा मुरझा जाता है और बॉडी बिल्कुल निढाल हो जाती है, और घर का काम करने की क्षमता भी नहीं रहती। ये सिम्टम्स होते हैं उसके। ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? गुड़ और चना इसका सेवन करना चाहिए। संतरा, आंवला, नींबू, अनानास, अनार, इनका दबा के, उबली सब्जियां, पानी का अधिक सेवन, शारीरिक आराम और ठंडी लपेट लगाएं। ये वाली सुनो मैडम, मैं तो आप ही को देख के जवाब दूंगा। ये एक कटी लपेट जो है, कटी लपेट समझ रहे हैं ना जो मैंने बताया, वो ठंडी करके वो के, और पानी गर्म ना पिए, गर्म तासीर की चीज़ ना खाएं, बिल्कुल भी टेंशन ना बनाएं। चलिए आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था ये। हेलो, अगर बीच में उठोगे तो मेरे जवाब तो रुक जाएंगे। उठो ना प्लीज़, 5 मिनट, वरना मैं रोक दूंगा। मैं वो ज़्यादा पसंद करूंगा रोकना, क्योंकि अनुशासन मुश्किल से 3-4 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, 3-4 मिनट में ख़त्म कर दूंगा मैं इसलिए कि कहीं ये ना कहना कि मैं अपनी बात सुना करके आपकी बात मैंने सुनी नहीं, अधूरा रह जाएगी वार्ता। जी, लेफ्ट साइड में बैक में पेन। नहीं आप ये ऐसी समस्याएं नहीं, सिर्फ गायनी से संबंधित बात करो। ये बात कल आप सिर्फ गायनिस प्रॉब्लम की बात करो, बाकी समस्याओं की पर्ची रखो, कल मैं उनका जवाब दे दूंगा, आप उसको नोट करके उनको फॉरवर्ड कर देना। हाँ बोल दीजिए। आजकल सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन का बहुत चलन हो रखा है, क्या इसे बच्चियों को दिलाना उचित है?
मैं वैक्सीन के ऊपर क्यों कमेंट दूं? मेरे अधिकार क्षेत्र से आप समझ गए ना। मैं इस मामले में मैं योग का आदमी हूँ, योग पे परामर्श देता हूँ। अगर घुटने के दर्द का रोगी समय रहते हमारे पास आएगा तो हम रिप्लेसमेंट होने नहीं देंगे। जो रिप्लेसमेंट हो गई तो उसको वापस ठीक कर नहीं सकते हम, ठीक है ना। आप आके तो देखो, आप आके तो देखो भाई, जिसने भगवान के आगे माथा ही नहीं झुकाया और सिर्फ नास्तिक बनता घूमता रहा, उसने जब भगवान को माना ही नहीं तो फिर उसको क्या जाने। ओवरी में सिस्ट हो गया है, ओवरी में सिस्ट हो रखा है, एक बार ऑपरेट किया है लाइप्रोस्कोपी, वापस से फिर हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कृपया समाधान बताइए। सामान्य बात मैंने इसके ऊपर सारी बोल दी है, सिस्ट के ऊपर आज इसके ऊपर लेक्चर पूरा दिया 25 मिनट का। उसके बाद अगर उन्होंने पर्सनली बात करनी होगी तो वो फिर वीडियो कॉल पे यहाँ के कोई बड़े अधिकारी मेरे से बात करेंगे। मैं दिल्ली जा करके आराम से फ्री टाइम में उनसे 15 मिनट पूरी बात करके और उनको ट्रीटमेंट लिखवा करके दे सकता हूँ, ठीक है ना। गर्भावस्था में महिलाएं कौन सा आसन कर सकती हैं? गर्भ अवस्था के अंदर अगर आप देखेंगे ये मैं बताना भूल गया, ये एक पुस्तक है महिला रोग और योग। इसमें लगभग 32 से 34 बीमारियों के ऊपर लिखा गया है। इसमें एक चैप्टर है गर्भ अवस्था के अंदर क्या करें, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए। अब गर्भकाल बढ़ गया तो सेकंड ट्राइमेस्टर में साधना बदल जाएगी, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर बदल जाएगी। साधना जरूर करनी चाहिए बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और सर्जरी से बचने के लिए, ये बात मैं आपको बताऊं। लेकिन क्या करना चाहिए, आप ये पुस्तक को गीता मानो और इस गीता को घर में रखो, और जब बेटी शादी होए ना उसको बाकी दहेज में दो या ना दो, एक ये 50-100 रुपये की किताब उनको जरूर दहेज में दे दो, ताकि कभी भी छोटी सी भी चीज़ देखनी हो तो खोल करके देख ले। आपको इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी, हम 50-100 रुपये का एक रजिस्टर नहीं आता, ये एक पुस्तक है जो कि केवल महिलाओं के ऊपर लिखी गई है। आप इसके अंदर बहुत बढ़िया चैप्टर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं अपनी बात को यहीं 2 लाइन बोल करके पूरी करूँगा। नंबर 1, आपकी मर्जी आप ताली बजाना ना बजाना, आप सारे बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं अगर इतनी देर बोल पाया तो आपके सुनने की तड़प और आपके अनुशासन की वजह से और आपके चेहरों से सुनने की तड़प दिखाई दी, उसके लिए मैं मन से आभार प्रकट करता हूं आप सबका। दूसरा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी जितनी माताएं आज बैठी हुई हैं वो घर में जा कर के मेरी बेटियों को ज़रूर ये शिक्षा देंगी, ताकि वो बच्चियां भी अच्छा जीवन जिए। और हमारे संस्थान का लक्ष्य जो है कि ये इस एजुकेशन को, अपनी माताओं को एजुकेट करके एक अच्छे समाज का निर्माण करना, आज का जो ये टॉपिक था, हम ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए कल सारा दिन कॉमन होगा, लेकिन एक माताओं के लिए हर जगह लिया जाता है। नागपुर में मेरी विजिट ही पहली बार हुई है, मैं खुद पश्चाताप कर रहा था कि मैंने आते आते इतना टाइम क्यों लगाया। उसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो मैं आया नहीं या नागपुर वालों ने। तो आप आप बहुत अच्छे हैं और मैं अब आपके बीच में आता रहूँगा और आप इन नियमों को अपनाते रहेंगे। एक ललित जी कह रहे हैं कि माताएं आज वो आई हुई हैं जो संस्थान से आज जुड़ी नहीं हुई है। एक त्वचा को सुंदर बनाए रखने के लिए अपना एक मुल्तानी मिट्टी, वैसे तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, यहाँ से लेके जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, संस्थान की तो थ्योरी बिल्कुल अलग है, संस्थान कुछ भी रहस्य में नहीं रखता। आप आधा किलो वो ले लो मुल्तानी मिट्टी, आधा किलो मुल्तानी मिट्टी, ठीक है जी। और ठीक 4 चीज़ें आपने उसमें और मिलानी है। नीम पाउडर लगभग 50 ग्राम, नीम की पत्तियां सुखा लो, घर में कूट लो और पाउडर तैयार हो गया। ग्राइंड कर लेना फिर बाद में उसमें ग्राइंडर में जो मिक्सी होती है। मसूर की दाल समझते हैं, मसूर की दाल लगभग कोई 150 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम हो जाए 150 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लगभग 150 ग्राम के आसपास मसूर की दाल बस 1-1.5 मुट्ठी डाल करके 2 राउंड में 75 ग्राम डालो छोटे ग्राइंडर में, और 1 मिनट में नहीं लगनी, 30 सेकंड के अंदर मोटा आटा बन जाएगा उसका। वो मिला दो
लगभग वही 150-200 ग्राम उसके अंदर मोटा बेसन मिला दो, मोटा बेसन, और 1 कड़छी हल्दी। कड़छी समझते हैं जो सब्जी जिससे हम डालते हैं, चम्मच नहीं कड़छी, 1 कड़छी। 1 कड़छी से भी थोड़ा कम रखना उसको, वरना जिनका लाइट कलर का तौलिया होता है वो पीला हो जाएगा, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक है सारी चीज़ें। ये आप इनको लेकर के रात को लगभग 2.5 से 3 चम्मच 1 कटोरी में लो, उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिला लो, और जैसे गर्मी का मौसम है उसमें 5-7-10 ml गुलाब जल मिला दो, गुलाब जल। अगर किसी की त्वचा ज़्यादा खराब रहती है तो उसमें 5-7 ड्रॉप ग्लिसरीन की भी मिला सकते हैं, और रात को उसको भिगो कर छोड़ दो, और सुबह पहले 2-3 मग्गे पानी के डालो, पूरी बॉडी के ऊपर उसको मसाज करके, और 2-4 मिनट पानी 2-4 मिनट मत डालो शरीर के ऊपर, उसके बाद डालो। देखो ये जो शैम्पू वैम्पू लिए घूम रहे ना केमिकल, ये जिससे त्वचा खराब होती है, सब भूल जाओगे, और हिंदुस्तान की संस्कृति आपको याद आ जाएगी, वाकई हमारी संस्कृति में क्या छिपा हुआ है। जो खुद बना सकता है खुद बनाओ, नहीं तो ये बना हुआ बाहर अवेलेबल है, थोड़ा सा 20-30 पैकेट होंगे, आप यहाँ से ले जाओ, और उसके बाद आप जैसा चाहें वैसे करते रहो। ठीक है जी, मैंने बनाने की विधि आपको बता दी। ओम शांति ही शांति ही शांति। धन्यवाद आदरणीय देसराज जी। शांति पाठ से पहले मत उठना, रात को भगवान जी आएंगे सपने में, कहेंगे अच्छा यज्ञ में पूर्ण आहुति से पहले उठ के आ गए। चलिए। धन्यवाद आदरणीय देसराज जी। हम सभी का बहुत सौभाग्य है कि आपने हमें यहाँ मार्गदर्शित किया। यहाँ उपस्थित सभी बहनों को आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मुझे आशा है कि सभी बहनों के कई प्रश्नों का इस वार्ता में निवारण हुआ होगा। धन्यवाद। प्रस्ताव के लिए मैं आमंत्रित करूँगी श्रीमती आशा अग्रवाल, जिला प्रधान, पश्चिम नागपुर। 2 दिवसीय हमारा जो आज प्रांतीय योग प्रशिक्षण शिविर चालू है, उसमें प्रथम दिन में महाराष्ट्र के आए सभी अतिथिगण और अतिथिगण सभी को नमस्कार है। हम नागपुर वासियों का सौभाग्य है, आज हमें ऐसा दिन मिला है कि हमारे भारतीय योग संस्थान को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ हमारे परम पूज्य श्री प्रकाश लाल जी, जिन्होंने पहला भारतीय योग संस्थान की केंद्र की स्थापना की, और हमें ऐसे रत्न, ऐसे हीरे मोती बिखेर कर गए हैं, वो हमारे बीच पधारे अखिल भारतीय प्रधान माननीय श्री देशराज जी गुप्ता तथा अखिल भारतीय महामंत्री माननीय श्री ललित जी गुप्ता, उनको तो मैं विदर्भ विभाग की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर भारतवासियों, भारत की धरती को, नागपुर की धरती को धन्य कर दिया। पूना से पधारे विदर्भ विभागीय प्रधान श्रीमती कैलाश पटेल मैडम एवं विदर्भ विभागीय मार्गदर्शक हमारे श्री राजन सिंह पटेल, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उन्हीं के अथक प्रयास से इतना बड़ा आयोजन संभव हुआ। नागपुर के विदर्भ विभागीय मंत्री श्री भारत भूषण जी मदान, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इतना अथक परिश्रम किया है, और सभी जिला अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी तथा केंद्र अधिकारी, इन्होंने उनका सिविल सफल होने में रात दिन एक कर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वागत गीत प्रस्तुति नायशा अग्रवाल एवं मिष्टा अग्रवाल, इन्होंने कार्यक्रम में समा बांधी, उनका धन्यवाद है। उन विद्यार्थियों को मैं नमन करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर, जिनके सिर पर अभी परीक्षाएं हैं आने वाली है, फिर भी उन्हें समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। जैसे विद्या निकेतन स्कूल प्रियदर्शनी कॉलेज के बच्चे थे। दूसरा शिविर हमारा महिला रोग एवं अस्थि रोग में पधारी हमारे पुरुष एवं महिलाएं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी संस्थाओं से जुड़े सभी महिलाएं शिविर में भाग लेकर हमारे शिविर को 4 चांद लगा दिए। सीमा शर्मा ने भजन प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नंदनवन जिले की साधिकाओं ने स्वागत गीत बहुत सुंदर प्रस्तुत किया, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। निशा शर्मा ने ओम ध्वनि एवं गायत्री मंत्र किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उसी प्रकार मोचीपुरा के गार्डन की
साधिकाएं, उनका भी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शिविर प्रमुख श्री आशीष अग्रवाल, इनका तो धन्यवाद क्या दें हम, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से शिविर संभाला है उनकी तारीफ करना है करें उतना ही कम है। मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ। आज का मंच संचालन श्रीमती भावना खक्कर ने किया है, उनका तो अथक परिश्रम है। यहाँ सभी प्रस्तुति उनके हिसाब से, जैसे स्टेज मैनेजमेंट, रंगोली, उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया है, उनका तो अभिनंदन है और धन्यवाद भी है। अकोला, अमरावती, यवतमाल तथा खामगांव से पधारे सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हमारे डेमो में डॉक्टर उजाली और निशा शर्मा, इन्होंने तो बहुत ही देर बैठकर जो शांतिपूर्वक हमको आसन बताए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आगे शांति पाठ और प्रार्थना होगी। नंदनवन जिले से रेवती पांडे, उनका मैं पहले से ही बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। एक बार ओम की लंबी ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम। असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः। सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। हथेलियों के मध्य निर्मित इस दिव्य ऊर्जा को संपूर्ण शरीर पर प्रवाहित करें। कोमलता से आंखें खोलें। जिन्होंने ये रंगोली बनाई है वो बैठे हैं यहाँ, रंगोली बनाने वाले यहाँ नहीं है इस टाइम। आप उनकी गैर हाजिरी में उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। बहुत सुंदर रंगोली, बहुत